अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, तालिबान की जानिब से मुख्तलिफ प्रोविंस पर कब्जे के दावे किए जा रहे हैं। 8 से ज़्यादा यानी अब 9 ऐसे सूबे हैं जो नंबर ऑफ प्रोविंस जो हैं जहां पे तालिबान मुकम्मल तौर पर अपना कंट्रोल हासिल कर चुके हैं, ये दावा किया गया है। और आज ही बदख्शान के दारुल हुकूमत फैज़ाबाद जो है उस पर भी कब्जा कर लिया गया है। अफगान फोर्सेज ये कह रही हैं कि नहीं, अभी तक लड़ाई जारी है, जबकि इतलात ये आ रही हैं कि वहाँ पे अहम इमारतों पर जो है वो तालिबान की जानिब से कब्जा हो चुका है। कुंदूज का आपको भी पता है कि वहाँ पर भी कब्जा हो चुका है। मज़ार शरीफ की जानिब पेशकदमी है तालिबान की, और दूसरी जानिब ट्राइका प्लस इजलास हो रहा है, दो बड़ा अहम इजलास है, और उसमें अमरीका, पाकिस्तान, चाइना और रूस जो है वो इसमें फ़रीक हैं। और इस मुज़ाकराती अमल की जो तवक्कुआत हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, क्या हम इससे तवक्कुआत वाबस्ता कर सकते हैं। और दूसरी जानिब आज वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद हुसैन चौधरी ने बड़ी एक अहम स्टेटमेंट दी है, और उन्होंने ये कहा है कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो फोर्सेस की सूरत हाल देख रहे हैं और जिस तरीके से वो पत्तों की तरह बिखर रही हैं, ये 20,000 अरब डॉलर कहाँ गए, यानी ज़मीन निगल गई। अगर ये 20,000 अरब डॉलर अफ़गानिस्तान को मिले हैं तो ये अफ़गानिस्तान की जो अफवाज हैं इसको वेल इक्विप्ड क्या नहीं कर सकी, क्या सही ट्रेंड नहीं कर सकी, क्योंकि तालिबान के सामने जो है वो अफ़गान फोर्सेस जो हैं वो सरेंडर भी कर रही हैं। मुख्तलिफ मकामात पर ये इतलात आई हैं कि वो ख़ुद सरेंडर कर रही हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि तालिबान के इस ग्रुप में और जो तालिबान की इस कैंपेन में या तालिबान की जानिब से जो कब्ज़ा किया जा रहा है, उनके साथ अब उज़्बेक भी नज़र आ रहे हैं और ताजिक भी उनके साथ नज़र आ रहे हैं, पर्शियंस जो हैं वो उनके साथ नज़र आ रहे हैं, जो माजी में ऐसी मिसाल नहीं मिलती है। लेकिन पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अफ़गानिस्तान के इस्तेहकाम से, अफ़गानिस्तान में अमन से इस ख़ित्ते में खुशहाली आ सकती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए और रीजनल कनेक्टिविटी के लिए अफ़गानिस्तान का इस्तेहकाम वक्त की अहम ज़रूरत है। आज ट्राइका प्लस इजलास के बाद देखना है कि क्या सूरत हाल पैदा होती है। लेकिन माजी में स्टेक होल्डर्स का गलत तयन जो है वो अफ़गानिस्तान में बिगाड़ की बहुत बड़ी वजह बना, और तालिबान को जब एंगेज करने का वक्त था वो वक्त ज़ाया किया गया। 20 साला नेटो अफवाज की नाकामी का मलबा भी पाकिस्तान पर डाला जा रहा है, जिसका पाकिस्तान ने सख्ती से जवाब दिया है, रद्द अमल दिया है। और वज़ीर आज़म के मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का यह कहना है कि पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन वारफेयर का सामना है। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का सोशल मीडिया इस्तेमाल हो रहा है और मुल्क दुश्मन अनासिर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कोशिश करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल पर और उसके तमाम पहलुओं को ज़ेर बहस लाएंगे। मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सैयद इब्रार हुसैन साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साबिक सफ़ीर हैं, अफगानिस्तान में अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। नाज़रीन, आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद आज़ाद कश्मीर के नए सदर मुंतखब होंगे। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी आज़ाद जम्मू कश्मीर के नए सदर होंगे। आपको अहम खबर के हवाले से आगाह किया जा रहा है, बैरिस्टर सुल्तान महमूद आज़ाद कश्मीर के नए सदर होंगे। ये कहना है वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर का। आपको अहम खबर से आगाह किया जा रहा है, वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर का कहना है कि आज़ाद कश्मीर के नए सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद होंगे। आपको इस अहम और ताज़ा तरीन खबर से आगाह किया जा रहा है, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी आज़ाद जम्मू कश्मीर के नए सदर होंगे। ये कहना है वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर का। आज़ाद कश्मीर के नए सदर का इंतखाब 17 अगस्त को होगा। आपको इस अहम खबर के हवाले से आगाह किया जा रहा है, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी आज़ाद जम्मू कश्मीर के नए सदर होंगे। ये कहा गया है वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की जानिब से। आपको बताते चलें कि आज़ाद कश्मीर के नए सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद होंगे, वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की जानिब से कहा गया है। जबकि इस हवाले से इंतखाब 17 अगस्त को होगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के नए सदर का इंतखाब 17 अगस्त को होगा। और नए सदर कौन होंगे? नए सदर होने जा रहे हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की जानिब से ऐसा कहा गया है। आपको इस अहम और ताज़ा तरीन खबर के हवाले से आगाह किया जा रहा है, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी आज़ाद जम्मू कश्मीर के नए सदर होंगे। आपको अहम खबर के हवाले से आगाह किया जा रहा है, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी आज़ाद जम्मू कश्मीर के नए सदर होंगे। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की जानिब से यह कहा गया है।
आपको इस अहम खबर के हवाले से आगाह किया जा रहा है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद आज़ाद जम्मू और कश्मीर के नए सदर होंगे, ये कहा गया है वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की जानिब से। आज़ाद कश्मीर के हाल ही में होने वाले इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर इलेक्शन जीते और उसकी सूरत में जो वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर के, वो भी PTI की जानिब से मुंतखब किए गए। जबकि अब जो सदर है, नए सदर का जो इंतखाब हुआ है वो 17 अगस्त को इनका होगा। जबकि इस हवाले से आपको अहम अपडेट से आगाह किया जा रहा है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी आज़ाद जम्मू और कश्मीर के नए सदर होंगे, ये कहा गया है वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की जानिब से। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के नए सदर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए हैं। जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर के नौमुंतखब सदर 24 अगस्त को अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद आज़ाद जम्मू और कश्मीर के नए सदर होंगे, ये कहा गया है वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की जानिब से। जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर के नए सदर का इंतखाब 17 अगस्त को होगा। इसी हवाले से हमारे रिपोर्टर इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे अदील अहमद से। अदील अहमद, हमें बताइएगा इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, आज बाज़ाब्ता तौर पे जो पार्टी लीडरशिप है उसकी जानब से नामजद कर दिया गया है बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को आज़ाद कश्मीर की सदारत के लिए। और बाज़ाब्ता इसकी जो है इसको अनाउंस भी कर दिया गया है, चूँकि आज़ाद कश्मीर में गुज़िश्ता दिनों काफ़ी रूमर चल रहे थे सदारत के हवाले से, लेकिन यह वाज़ेह हो गया। और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी चूँकि आज़ाद कश्मीर की सियासत में बड़े अरसे से यहाँ पर वो आज़ाद कश्मीर की सियासत में मौजूद हैं, एक बड़ा नाम है, तो उनकी जो नामजदगी है ये खुश आएंगी। अच्छा अदील, हमें यह बताइएगा बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी आज़ाद जम्मू कश्मीर के नए सदर होंगे, तो इस वक्त जो कश्मीर की सूरत हाल है वो किस किस्म की है, जो सियासी सूरत हाल है वो किस किस्म की है? और अब जब PTI की हुकूमत यहाँ पर आ गई है और पहली बार हुकूमत आ रही है, तो क्या आप सूरत हाल वहाँ पर जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनके हवाले से हमें आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का जो स्टेचर है वो जो डायस्पोरा है, जो इंटरनेशनल सतह पर जो उनके ताल्लुकात हैं, और वो इससे पहले भी वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, और ये नया पोर्टफोलियो होगा। और चूँकि वो एक बड़े अरसे से डायस्पोरा के साथ उनका वो लिज़ान में हैं, राब्ते में हैं, और जो आलमी जो ममालिक हैं, बड़े ममालिक, वहाँ पर उनके ताल्लुकात हैं। और उम्मीद है कि उनका जो ये नामजदगी इनकी की गई है इसमें काफ़ी दूरस नताइज जो हैं वो हासिल होंगे, और आज़ाद कश्मीर की सियासत जो है वो एक नए रुख में उनकी सिमत का तयन उन्हें जा रहा है, जिसकी वजह से जो है ना मुस्बत असरात तहरीक आज़ादी पर भी मुरतब होंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया अदील अहमद, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नुमाइंदा पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और अहम खबर के हवाले से आपको आगाह किया जा रहा है नाजरीन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो आज़ाद कश्मीर जम्मू कश्मीर के नए सदर हैं उनका नाम सामने आ गया है, बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की जानिब से। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। भी गए, उन्होंने इंडियन डेलीगेशन को भी रिसीव किया, वो ईरान भी गए, और नज़रियाती तौर पे भी उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि एक तब्दीली है। जैसे उनके स्पोक्स पर्सन ने कुछ अरसे पहले AP को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जो नई हुकूमत उनकी आएगी उसमें ख़वातीन को न सिर्फ तालीम की इजाज़त होगी बल्कि मुलाजमत की और सियासत में हिस्सा लेने की भी इजाज़त होगी। बिल्कुल, इन सब चीज़ों का मकसद ये है कि जो लोग उनके आने से खाइफ हैं या जिन्हें पुराना तजर्बा है और उस बुनियाद पे वो चाह रहे हैं। एक माइंड सेट भी अफगानिस्तान में सैयद इब्रार हुसैन साहब, खास तौर पर जिस तरह दोहा के आई थिंक चौथा राउंड जब था उसमें ये देखा गया कि तालिबान ने कॉन्स्टिट्यूशन पर बहुत सारे सवालात उठाए। उन्होंने कहा ये गैर शरई है और इसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। आप भी जानते हैं कि एक तबका और बिलखुसूस काबुल जो है वो काफ़ी हद तक लिबरल और एक प्रोग्रेसिव सोच का हामिल है, तो उनको ये ख़तरा भी लग रहा है और अशरफ गनी को भी ये ख़तरा लग रहा है। आज आपने देखा कि उन्होंने कुछ एक आध सूबे का भी दौरा अचानक किया और वहाँ के लोगों को कि उनकी हौसला अफजाई की, उनको इनकरेज करने की कोशिश की या एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की कि अमन है और हमारी रेट है। जी, वो कोशिश तो ज़ाहिर कर रहे हैं, लेकिन वो उस कोशिश में कामयाब नहीं हो रहे। नज़र यही आ रहा है कि जंगी तौर पे, ख़ास तौर पे तालिबान की हिकमत अमली ज़्यादा कामयाब है।
और जैसा कि अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि उन्होंने आज ना आर्मी चीफ भी आज बदल दिया, बिल्कुल पुराने जो डीजीएमओ थे अब वो आर्मी चीफ लग गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ वजीर दिफा बदलने से, आर्मी चीफ बदलने से क्या उनकी शिकस्त जो है वो फतह में बदल जाएगी? उन्हें ये बात समझने की ज़रूरत है कि वो इंट्रा अफगान डायलॉग में जितनी देर करेंगे, किसी मुआहदे पे पहुंचने में जितनी ताख़ीर होगी, उतने तालिबान के गेंस और हुकूमत के लॉसेस बढ़ते जाएंगे। चुनांचे ज़रूरत इस बात की है कि अशरफ गनी जल्द इस बात को समझें और तालिबान का जो मुतालबा है कि वो स्टेप डाउन करें और एक इंटरिम गवर्नमेंट आए, तो वो सब चीज़ें नेगोशिएटेड सेटलमेंट के ज़रिए से हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा नसीम सिद्दीकी साहब, तालिबान ने बारहा ये स्टेटमेंट दिया है कि वो अफ़गानिस्तान में खून रेजी नहीं चाहते, इंतशार नहीं चाहते, एक पीसफुल माहौल चाहते हैं और एक इंतखाबी अमल का हिस्सा बनना चाहते हैं, एक सियासी अमल का हिस्सा बनना चाहते हैं। दोहा का जो दफ्तर था उसके बाद उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियों का भी आगाज़ किया। लेकिन सदर अशरफ गनी की कुछ गलतियां, और जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि जब तक अशरफ गनी अपनी हटदर्मी पे कायम है, जैसे प्रिजनर्स का मामला आया था, दोहा में एग्रीमेंट भी हुआ, प्रिजनर्स की रिहाई की बात भी की, लेकिन अशरफ गनी ने कहा हमें ऑन बोर्ड ही नहीं लिया गया, हमसे पूछा ही नहीं गया, और उन्होंने प्रिजनर्स की रिहाई से इनकार कर दिया। उसके बाद जो है हालात जो है वो कशीदगी की तरफ चले गए। आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं, अफगान गवर्नमेंट के पास कौन सी ऐसी हिकमत अमली है कि वो तालिबान को मजबूर करेंगे कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर आए, जबकि मुज़ाकरात की जो टाइमिंग थी, टाइमिंग बड़ा मैटर करती है, वो वक्त तो ज़ाया किया गया अफगान गवर्नमेंट की जानिब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आप देखें कि बड़ा अच्छा सारा मामला चल रहा था और पाकिस्तान पहले दिन से ही चाहता था कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन आए, और इस अमल में उसने शमूलियत की। दोहा में अमेरिका के साथ और तालिबान के साथ जो भी मुज़ाकरात हो रहे थे उसका वो फैसिलिटेटर था, उसका गारंटर कभी भी नहीं बना। और हमेशा ये कोशिश थी कि अफ़गानिस्तान में बड़े तरीके से, कलीने से, सलीके के साथ जो है ना वो वहाँ पे जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो जाए। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि अशरफ गनी की वहाँ हटदर्मी की वजह से तालिबान को भी जो उनके मुतालबात थे या जो वो उन्होंने मुआहदे किए थे उससे रूगर्दानी करनी पड़ी। और इस वक्त अमेरिका जो है वो जो ही निकल के गया तो सारा पोल खुल के रह गया कि जो अफ़गान हुकूमत है या अफ़गान अफवाज है जिसका सरबराह को आपको निकालना पड़ गया, तो वहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो तालिबान के साथ क्या मुकाबला करेंगे। अब अगर आप कहते हैं कि मुज़ाकरात तालिबान इनके साथ करें, आने वाले दिनों में इनको ज़रूरत पड़ेगी तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने में, क्योंकि वो पावर गेन करते जा रहे हैं एंड पावर टॉक्स टू पावर। अमेरिका भी जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि जब 1.5 लाख से ज्यादा अफवाज मौजूद थी उस वक्त अगर तालिबान नहीं माने तो अब तालिबान को कैसे जो है फोर्स किया जा सकता है, या तालिबान को जबरदस्ती जो है उन पर कुछ इम्पोज किया जाए। पहले सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट तो बात यह कि अमेरिका क्या करने आया था, अलकायदा और तालिबान के खिलाफ आया था ना यहाँ पे जंग करने, तो 20 साल में उसने क्या गेन किया? अपनी नाकामियां जो है पाकिस्तान पे थोपना चाह रहे हैं। और आज हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब बिल्कुल सही सवाल उठाया कि ये जो बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स 2000 अरब डॉलर खर्च किए गए हैं, ये किस मद में खर्च किए, आपने कौन सी फौज तैयार की है? और देखिए मुकाबला एक फौज का दूसरे मुल्क की फौज से होता है बराबरी पे। आप एक फौज है और तालिबान जो है कुव्वत है, वो कोई फौज नहीं है, उनके पास वो ट्रेनिंग प्रोफेशनल नहीं है, उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, वो असला नहीं है, लेकिन फिर भी वो काबिज होते जा रहे हैं, बल्कि वो काबिज कम हो रहे हैं। आप जगह छोड़ छोड़ के जो है वो भागते चले जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। लेकिन बड़ी अच्छी ब्राड साहब ने भी बात की थी कि ये जो तालिबान है जब ये मुज़ाकरात की टेबल पे आ रहे हैं, ये अपने हमसाया मुल्कों से भी मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो अगर कोई बेहतर सोल्यूशन वो लेके आते हैं तो मेरे ख्याल से अफगानिस्तान में अमन आ जाएगा। वो अफगानिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और जब खित्ते में अमन होगा तो सबकी बेहतरी के लिए होगा। इसी हवाले से जिस तरह नसीम सिद्दीकी साहब ने भी कहा, ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आऊँगा, 2000 अरब डॉलर एक बहुत खतीर रकम है, एक बहुत बड़ी, एक नया अफगानिस्तान इससे बन सकता था। इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ नहीं है। काबल, कंधार, हेलमंद, जाबुल या हम थोड़ा सा कंदूस में चले जाएं तो हमें थोड़ी बहुत डेवलपमेंट नज़र आती है, ज़रा बराबर ऊँट के मुंह में जीरे के मतरादिफ ही हम कह सकते हैं। ये इतना पैसा कहाँ गया? क्या आप समझते हैं कि इन पैसों से जो करप्शन की जो एलिगेशंस लगी, क्योंकि मैं खुद अफगान मीडिया को भी अक्सर देखता रहता हूँ, सदर अशरफ गनी की हुकूमत और उनके जो कैबिनेट है उस पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात भी मौजूद हैं, तो अवामी पजीराई द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर भी कह सकते हैं। तो क्या समझते हैं आपको कि तालिबान का इस वक्त पलड़ा भारी अवामी सतह पर जो है आपको नजर आ रहा है, या कि अशरफ गनी की हुकूमत जो है उसे हम अवामी हिमायत हासिल है? देखें डॉक्टर साहब, अभी तो मैं आपको बताऊं कि जहाँ भी तालिबान जा रहे हैं वहाँ लड़ाई नहीं हुई है।
इसीलिए लड़ाई नहीं हो रही है कि वहाँ के लोगों को, अफगान को पता चल गया है कि अफगान तालिबान का ग्रिप स्ट्रॉन्ग है, वो दिन ब दिन कब्जा कर रहे हैं, वो खुद ब खुद सरेंडर भी कर रहे हैं और उनकी हमायत का ऐलान भी कर रहे हैं। और उसके बावजूद वहाँ पर तालिबान जो वहाँ उस तरह मारधाड़ भी नहीं कर रहे हैं, वो वहीं के गवर्नर्स को, वहीं के स्टाफ को उनसे अंडरस्टैंडिंग करके उनको अपॉइंटमेंट पर भी लगा रहे हैं। एक तो ये उनमें बहुत चेंज आ चुकी है। सेकंड देखिए, जो 2000 अरब की हम बात करते हैं, वो हमें ये समझना चाहिए कि ये पैसा ज़्यादा जो खाया गया वो इनके हुक्मरानों ने, इनके कमांडर्स ने, यूएस जो अफगान कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ पर थे, यूएस कॉन्ट्रैक्टर्स थे। मेरे ख्याल में 2000 अरब में से जो है, जो कम से कम 1000 अरब डॉलर जो है ना, वो तो ये इसी के पॉकेट्स में चला गया जी। और बाकी जो फौज के ऊपर खर्च ब्रिगेडियर साहब, इससे ज्यादा गया है, 80% से ज्यादा अमाउंट जो है वो करप्शन की नजर हुई है, ये आदाद शुमार आए हैं। तो बताइए कि उसमें कितना बाकी 200 300 चले 500 मिलियन डॉलर भी लगा लें, अगर वो कहीं गया इनके पास तो उसमें किधर वो गया ना। इन्होंने उनको प्रॉपर ट्रेन किया। जितने राइफलें मिली उसमें से आधी राइफलें अफगान ट्रूप्स ने बेच के वो पैसे खा लिए और वो मिसिंग है। कोई पर ये इट इज सिविलियन बंच ऑफ पीपल, इट्स नॉट अ आर्मी जो आप एक प्रॉपर डिसिप्लिन आर्मी होती है, क्योंकि कमांडर भी ऐसे ही हैं। फिर उसके बाद उनके पास मोटिवेशनल फैक्टर कोई नहीं है, दे डोंट ट्रस्ट देयर कमांड। लड़ाई के लिए हमेशा होता यह है कि आपको अपने कमांडर्स के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि हमें लड़ाई सही करवाएंगे, वो भी बात नहीं है। ये वजूहत हैं जिनकी वजह से इनके ट्रुप अब रास्ता ढूंढ रहे हैं फरार का, कि वो क्या पाकिस्तान की तरफ भागेंगे, ईरान की तरफ भागेंगे, या नॉर्थ की तरफ ताजिकिस्तान, इन मुल्कों की तरफ भागेंगे जो दोनों सील कर दें, इसीलिए की हुई है। तो देयर इन फिक्स। मुझे यकीन है कि कुछ अर्से में ये अशरफ गनी भी अचानक पता चलेगा कि दे हैव लेफ्ट द कंट्री बिकॉज दे नो देयर फेट। नजीबुल्लाह वाला हाल इनका, अगर तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया और इनके रास्ते बंद हो गए, फिर देखिए क्या होता है। ये सोचने की बात है। साथ ही साथ अगर अमेरिका चाहता था कि यहाँ पर अमन होता, तो फिर उनको जाने से पहले यहाँ पर एक ब्रॉड बेस्ड एथनिक बैलेंस्ड एथनिक गवर्नमेंट बना के जाते, ताकि उसको इक़्तिदार मुंतकिल होता और उसके बाद इलेक्शन होते, तो कोई ये खून खराबा ना होता। दे वांटेड कि यहाँ सिविल वॉर हो, खून खराबा हो। इसीलिए अफगान जो प्रेसिडेंट अशरफ गनी वो इक़्तिदार नहीं छोड़ा। आपका क्या मतलब है कि अगर अमेरिकन उसको कहें कि इक़्तिदार छोड़ दो, वो 1 मिनट भी नहीं लगाएगा, ही विल जस्ट से रिजाइन। उसको इंडिया और अमेरिका की पुश बनाई है, जितना लड़ाई झगड़ा हो, जितना लेट हालात खराब हो, जितने उनको मौका मिले, उससे फायदा ये क्या होगा कि जो उनके असल डिजाइन है वो अचीव करेंगे। डिजाइन ये है कि सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान और फिर गवादर की तरफ कोई तजारत ना हो, कनेक्टिविटी ना हो। जब तक लड़ाई होगी अफगानिस्तान में हालात खराब नहीं हो सकती। जितनी लड़ाई होगी उतना ही अफगानिस्तान में इंडियन रॉ, तहरीके तालिबान, पाकिस्तान, दाइश और जो ग्रुप्स हैं पाकिस्तान मुखालिफ, वो उनके थ्रू बलूचिस्तान में प्रॉब्लम करेंगे। बलूचिस्तान में प्रॉब्लम होगी, मतलब है कि सीपैक मंसूबा डिले होगा। फिर उसके बाद ईस्ट तुर्कमेनिस्तान की, ये तुर्किस्तान की जो एक इस्लामिक जो स्टेट है, जो इस्लामिक ग्रुप बना हुआ है, वो चाइना की तरफ वो ऑपरेट कर रहे हैं। चाइना को उससे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो भी वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। तो ये अगर सब चीज़ों को देखें तो ये नहीं चाहते वहाँ अमन हो। ब्रिगेडियर साहब, आपकी गुफ्तगू से बड़ा एक अहम नुक्ता, और जिसे हम बदकिस्मती से काफ़ी अरसे से डिबेट का हिस्सा नहीं बना रहे, ना ही हमारे सोशल मीडिया पे ये बात हो रही है, ये ISIS नाम की भी एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, कहेंगे, जिनके पै दर पै अफगानिस्तान में हमले होते थे, बल्कि पाकिस्तान में बहुत सारे हमलों पे भी वो कहते थे कि ये हमने किया। और ये भी सुना था कि TTP के बहुत सारे धड़े ISIS से जाकर मिल गए हैं। अब आप क्या समझते हैं कि ISIS बैकफुट पे चली गई है, या ISIS वही ISIS है जिसका जिक्र हामिद करजई ने बाबंगे दोहल किया था और कहा था कि जी ये तो इसको लॉजिस्टिक सपोर्ट हो रही है और हेली के जरिए जो है इनको सब कुछ पहुंच रहा है? देखिए, ISIS जो है ये इट्स अ पार्ट ऑफ दाइश। ये तो इंडियन के साथ बड़ा इनका कनेक्टेड नेक्सस है, इजराइल का, इनका। ये सारी फोर्सेस जो हैं ये तैयार बैठी हुई हैं, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ यही दहशतगर्दी कर रहे हैं। और अभी सबसे बड़ा जो एक अमेरिकन ये पाकिस्तान को फोर्स कर रहे हैं कि जी जो उनके जितने कॉन्ट्रैक्टर्स थे, चाहे वो अफगान हैं, लॉजिस्टिक्स को सपोर्ट करते थे, बाकी जितने कॉन्ट्रैक्टर्स थे, सबकी वो सेफ अमन चाह रहे हैं। वो पाकिस्तान को, ईरान को तो कर नहीं सकते, टर्की को मजबूर कर रहे हैं कि 35 से 40 हज़ार लोगों को आप लें और फिर 14 महीने के बाद हम इनको अमेरिका बुला लेंगे। पॉइंट ये है
कि हम क्यों लें? क्या हमें नहीं पता कि उसके अंदर कितने रॉ के एजेंट्स होंगे, कितने आईएसआईएस के होंगे, कितने टीपीपी के होंगे, और हम पाकिस्तान एक और दोबारा दहशतगर्दी की लपेट में चला जाए? तो पाकिस्तान ने साफ इनकार किया, और फिर अमेरिकन को इतनी बात है तो आप लाएं एयरक्राफ्ट काबुल पे और डायरेक्ट उनको लेके जाएं। बल्कि सर ये जो स्पिन बोल्डक वाली सरहद है ऐसे भी सील कर दिया गया है, क्योंकि पहले भी जब इशू खड़ा हुआ था और पाकिस्तान पे इल्जाम लगा था तो पाकिस्तान ने ये सरहद सील कर दी थी, फिर नेगोशिएशन हुई और कुछ अरसे के लिए सरहद को खोल दिया गया, लेकिन फिर जो है अब जो स्पिन बोल्डक वाली है, पहले तोरखम पे इशू खड़ा हुआ था, फिर स्पिन बोल्डक वाली चमन की जो चमन बॉर्डर है उसे सील कर दिया गया है जी। और फिर उसके साथ देखें, प्रॉब्लम ये समझने की बात है कि अमेरिका चाहता क्या है। आप अभी पेंटागन में कल की मैं देख रहा था, उनके स्पोक पर्सन कहते थे कि पाकिस्तान स्टिल स्टे वेमन्स। फॉर गॉड सेक, मुल्क अगर आप हैं तो बताएं पाकिस्तान को। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, चीफ आर्मी चीफ ने 50 दफा कहा, अगर आपको कुछ शक है बताएं, हम उसी वक्त उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। फेंसिंग हमने लगा दी है, गेट हमने लगा दिए हैं, किले हमने बना दिए हैं, पोस्ट हमने बना दिए हैं, मॉनिटरिंग से बॉर्डर मैनेजमेंट हमने कर ली है। कहाँ से लोग ये क्रॉस करते हैं, कैसे जा सकते हैं? बिल्कुल। और उधर से आप बना नहीं करते हैं। आपने कभी भी तहरीक तालिबान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ कोई इंडिया अमेरिका ने कोई ऑपरेशन किया? क्या अशरफ गनी और इनकी ट्रुप्स ने कोई ऑपरेशन किया? बल्कि वहां से हमें प्रॉब्लम होती है। वो जो 1000 दहशतगर्दों की बात की जा रही थी, या उन्होंने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान ने अपने जो है ना ट्रेंड लोगों को भेजा है, तो लेकिन ये लफ्जी गोलाबारी थी, शवाहिद नहीं थे, ना ही कोई ऐसी वीडियो ऑडियो की शक्ल में या कोई दस्तावेजी शक्ल में। तो ये तो वतीरा है ब्रिगेडियर साहब, अफगानिस्तान से तो होता रहा है पाकिस्तान। एक बड़ी बात है कि देखें, एक अहम बात ये है कि उसके बाद पाकिस्तान को भी जब हमारे गए थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिकन ने जो एक पॉइंट दिया उसमें ये भी है कि आप फेंसिंग खत्म कर दें। इमेजिन द जाल जो पाकिस्तान के खिलाफ बुना जा रहा है। अगर हम ड्यूरिंग 9 में हमने इतनी 2600 किलोमीटर की फेंसिंग की है, इतना खर्च करके इतनी स्ट्रॉन्ग बना के, कह रहे हैं इसको खत्म कर दें ताकि और दहशतगर्द पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान बचेंगे। अगर आपको याद हो तो जनरल हमीदुल ने बड़ी अच्छी बात की थी, उन्होंने कहा था कि 9/11 जो है ये बहाना, अफगानिस्तान ठिकाना, पाकिस्तान निशाना। और एग्जैक्टली सेम थिंग आर हैपनिंग। पाकिस्तान बीइंग इस्लामिक कंट्री एंड न्यूक्लियर कंट्री इज अ टारगेट। उस पर इजराइल भी है, अमेरिका भी है, और उसके साथ जो है वो इंडिया भी है। ठीक है। और सब बात यह है कि आपको वो नहीं चाहते कि आप इकोनॉमिक तरक्की करें सीपेक के थ्रू, क्योंकि फिर आप अपने फैसले अपनी मुल्क के मफादात में करेंगे, IMF वर्ल्ड बैंक से निकल जाएंगे। ये जो ओपनली कह रहे हैं, और यही अभी भी उन्होंने कहा कि सीपेक करने दें। जी 20 नुकात पे बात हुई है। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब। सैयद इब्रार हुसैन साहब, आप ज़मीनी हकायक से बहुत ज़्यादा बाखबर हैं, आप अफगानिस्तान में खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, राय आमा के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। और अब जो हम तक इतलात पहुँच रही हैं, बल्कि इसको BBC और दीगर जो मुस्तनद इदारे हैं वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो अफवाज हैं, यानी जो अफगान फोर्सेस हैं, उनके अहलकार जो है मस्जिदों में और एयरपोर्ट्स पर पनाह ले रहे हैं। इवन कि वो विड्रा कर रहे हैं, हथियार डाल रहे हैं, हथियार वापस दे रहे हैं, और कहीं कहीं पे तो ये बात भी आ रहा है कि बड़ी खुशअस्लूबी से ये सर अंजाम दिया जा रहा है। ये पूरे का पूरा जो सिनेरियो है, यानी हथियार डाल देना, उनके साथ शामिल हो जाना, ये इन लोगों की मजबूरी है या ये लोग समझ बैठे हैं कि माजी की गलतियां आज उसका खमियाजा सब भुगत रहे हैं? देखिए, अफ़गान आर्मी में एट्रिशन रेट जो था, डिज़र्शन जो थी, वो तो हमेशा से थी, लेकिन उसका रेट ज़रा कम था। अब वो रेट बढ़ते बढ़ते 20 से 30% हो गया, और अब हम देख रहे हैं कि जगह जगह रजाकाराना तौर पे वो हथियार डाल रहे हैं। जैसा कि आपने कहा, अपने हथियार तालिबान के हवाले कर रहे हैं, और तालिबान उसी हथियार से फिर वो हमलावर भी हो रहे हैं। जी, और तालिबान को न सिर्फ वो हथियार मिलते हैं, बल्कि तालिबान उनकी हौसला अफजाई करने के लिए जो लोग हथियार डाल दें उन्हें आम माफ़ी दे देते हैं, उन्हें घर तक जाने का किराया देते हैं, और उनसे बड़ी अच्छे तरीके से पेश आते हैं। तो इस चीज़ से एक तरफ तो वो हथियार डालने वालों की हौसला अफजाई हो रही है, उनके दिलो दिमाग में जो दहशत है वो बाकी नहीं रही, और दूसरी तरफ एक ये भी है कि वाकई कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि तालिबान बैरूनी ट्रुप्स के खिलाफ लड़ रहे थे, और अब बैरूनी ट्रुप्स चले गए हैं, तो इस सूरत में खुद ब खुद वो वक्त आ रहा है कि जहां तालिबान फतेयाब होते चले जा रहे हैं। लेकिन तालिबान ने ये स्टेटमेंट दी थी, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर और सब के जानिब से मुत्तफिका तौर पर, कि इन अफवाज के साथ मिलकर जिन सहूलतकारों ने काम किया वो भी हमारे निशाने पर हैं।
जी, उन्होंने यकीनन कहा था, लेकिन हाल ही में जो मुल्ला याकूब का एक बयान भी मंजर आम पे आया है, जो उनके लड़ाका ग्रुप्स जो हैं उन सबके सरबराह हैं, यानी ये कहिए कि तालिबान की तरफ से आर्मी चीफ वो हैं, और उन्होंने अपने लड़ने वालों से कहा है कि जो लोग हथियार डाल दें उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आएं, लोगों के घरों में न घुसें, लोगों की दुकानों को ना लूटें, यानी वो जितनी इस्लामी हिदायत हो सकती हैं लोगों से अच्छा सलूक करने की वो उन्होंने दी हैं। चुनाचे इसकी वजह से भी लोग इस तरफ माइल हो रहे हैं कि अगर तालिबान ने आ ही जाना है तो बेहतर यह है कि वो अच्छे तरीके से हथियार डाल के बच सकें। तालिबान के हवाले से पाकिस्तान के साथ जोड़ना और पाकिस्तान को इसका गारंटर बनाना और सारा मलबा पाकिस्तान पर डालना, जबकि हम उन गलतियों का, उन तल्ख तजर्बात का, उन कोताहियों का जिक्र करते हैं, उसे हाईलाइट करते हैं। और जब अशरफ गनी का आपको याद होगा कि जब अशरफ गनी जो है वो डट गए और उन्होंने कहा कि जी हम तालिबान से कोई बात नहीं करना चाहते हैं, कोई हम मुज़ाकराती अमल का ऐसा नहीं बनना चाहते, हमसे बात आकर करें, हम स्टेक होल्डर हैं, हम इस इंटरम सेटअप को नहीं मानते, अपनी मर्जी का इंटरम सेटअप लेकर आएंगे। क्या उसके बाद ये सब कुछ पाकिस्तान पर डाल देना, क्या इसको आलमी पजीराई होगी? क्या ये इनका जो बयानिया है ये पनपने का इसको मौका मिलेगा, या अब दुनिया जान चुकी है कि अपनी नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर हमेशा डालते हैं और इस मरतबा फिर डाल दिया? देखिए, ये हमेशा से अफ़गानिस्तान की तरफ से यही होता आया है। बल्कि मुझसे अक्सर जब पूछा जाता है कि पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के मामले में क्या रोल है, तो मैं ज़रा हल्के फुल्के अंदाज में ये कहता हूँ कि सहूलतकार के अलावा पाकिस्तान का रोल एस्केप गोट का भी है। वहाँ जब भी किसी ने अपनी नाअहली पे पर्दा डालना है, अपनी नाकामियाँ और अपनी कमज़ोरियाँ छुपाना है, तो वो उसका मलबा पाकिस्तान पे डाल देता है। अब वो ये तो नहीं मान सकते कि उनकी फ़ौज जिसकी तादाद तालिबान से बहुत ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है, जो ट्रेंड है और जिसे इतने अरसे से तैयार किया जा रहा था, वो तालिबान के मुकाबले में सरेंडर करती जा रही है। तो उसके लिए उन्हें कोई उज़र, कोई बहाना चाहिए, और वो कह देते हैं कि उधर से पाकिस्तानी आके लड़ रहे हैं इसलिए हमारी फौज नहीं लड़ सकती। तो इस किस्म के बहाने वो उज़्र गुनाह बदतरस गुनाह वाली बात है कि आप लड़ नहीं सकते, आपकी फौज हथियार डाल रही है और आप उसका मलबा जो है पाकिस्तान पे डालते चले जा रहे हैं। सर, आपको लगता है कि इनका मोराल भी गिरा है? अब जो अफगान फोर्सेज है इसका मोराल डाउन बहुत हुआ है, और वो ब्रिगेडियर साहब वाला बड़ा अहम नुक्ता उन्होंने आज बयान में किया, ये हटदर्मी और जिद जो है ना ये अफगान गवर्नमेंट की, उसकी वजह से ये हुआ है सब। जी बिल्कुल, एक तो मोरल डाउन इसलिए हुआ कि अमेरिकन फोर्सेस चली गई, उन्हें पता है कि हम तो उन्हीं के सर पे लड़ रहे थे। दूसरा, ये पहले गुमान था कि शायद अफगान हुकूमत किसी सियासी बसीरत का मुजाहरा करेगी और किसी नतीजे, किसी मुआहिदे पर पहुंच जाएंगे, लेकिन अफगान हुकूमत के एटीट्यूड की वजह से मुआहिदा नहीं हो पा रहा, तो फिर यकीनन उनकी फौज का मोरल दिन ब दिन डाउन होना ही है। ठीक है, आपकी तरफ आऊँगा नसीम सिद्दीकी साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है और अजीब स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं अमेरिका की जानिब से, एक मुनाफकत और एक दोहरा मयार तो हम अरसे दराज से कह रहे हैं, पूरी दुनिया भी जान चुकी है। अब वो जोरावर वाला मामला है ना सर, जोर को जारी पूरी दुनिया में जहाँ पर भी देखें तो अपनी मर्जी के फैसले करते हैं, और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, फिर बाद में कहा जी सॉरी, फिर अफगानिस्तान में आए तो अब उधर भी हो जाएगा कुछ अरसे के बाद सॉरी। लेकिन एक और बड़ी अहम बात की जो बाइडन ने एक तकरीब में उन्होंने कहा कि अब ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमने अपने हिस्से का काम कर दिया, हमने अफगान फोर्सेस को वेल इक्विप्ड कर दिया, वो तालिबान के साथ खुद ही भुगते। तो ये कह देना मुनासिब था, क्योंकि पाकिस्तान का भी ये मौकिफ था कि आपकी टाइमिंग ठीक नहीं है? बिल्कुल गैर मुनासिब बात है। आप ये देखें कि सबसे ज़्यादा सफ़र इस मामले में पाकिस्तान करेगा। अभी थोड़ी देर पहले भी आपने देखा कि चौधरी फवाद और मोईद यूसुफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि किस तरह सोशल मीडिया को इंडिया जो है वो इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। उसमें इसराइली एजेंट्स भी हैं, इंडियंस भी हैं, और डिसइंफो लैब का जो इतना बड़ा इनका स्कैंडल आया था, तो उस तरफ ध्यान किसी का नहीं जा रहा जो इलाके में नेगेटिविटी फैला रहे। पाकिस्तान जो कि पॉजिटिव काम कर रहा है, और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तराशी ये करते हैं। ये देखें कि जोग्राफियाई तौर पे जिन इलाकों पे तालिबान का कब्ज़ा हो रहा है वहाँ पाकिस्तानी फ़ौज कहाँ से पहुँचेगी, और कोई भी ऐसी वीडियो आप दिखा दें जहाँ पे पाकिस्तानी फ़ौज है या कोई उनकी हेल्प कर रहा है, तो ये सारा प्रोपोगंडा। और सर, हमारा काम नहीं है, हमारा वहाँ से क्या सरोकार है? हम एक पुरअमन अफगानिस्तान चाहते हैं, हमारे भी मफाद में बेहतर है, खित्ते के मफाद में भी बेहतर है, और आलमी दहशतगर्दी का खात्मा और ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर तभी होगा जब अफगानिस्तान में अमन आएगा। असल बात यह है कि अमेरिका जो अपनी नाकामी है ना, क्योंकि अभी उसका जो टैक्स पेयर है उसने अब पूछना है कि इतना पैसा खर्च किया, इतनी जानें अमेरिकन की भी गई जो उनके फौजी थे, तो आपने वहाँ पे क्या किया। और तालिबान डेफिनेटली वो उसी
कौम में से है, उसी के अंदर से वो सॉफ्ट कॉर्नर लोगों के अंदर एक पैदा कर रहे हैं। अगर वो लोगों को माफ़ी दे रहे हैं, लोग भी जंगो जदल से जो है वो तंग आए हुए हैं अफगानिस्तान में। वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में किसी तरह अमन आ जाए, क्योंकि अमेरिकन फौजी या नेटो फोर्सेस जो थी, अफगान फौज के भी लोगों की उनके साथ कोई इतनी नहीं बनती थी। लेकिन ये जो तालिबान है, ये तो उनके अपने मुल्क के लोग हैं, इसलिए उनको रास्ता देते चले आ रहे हैं और आगे देखें फिर क्या होता है। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आऊंगा। नसीम सिद्दीकी साहब भी जिस तरह फरमा रहे थे, आप अफगानिस्तान को बखूबी जानते हैं। पंशेरियों और अफगानियों का जो क्लैश है उसको 30 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है और राइटिस्ट लेफ्टिस्ट का मामला भी खड़ा होता रहा है। और फिर आपको पता है इक़्तिदार के लिए, इक़्तिदार के हुसूल के लिए, उसे हासिल करने के लिए खून रेजी भी होती रही। फिर 2004 के बाद जो कुछ हुआ, जब बाकायदा तौर पर अमरीकी अफवाज ने जो है वो ज़मीनी जंग का आगाज़ किया, किस तरह तालिबान को कंटेनर्स में बंद कर करके उनके साथ क्या कुछ किया गया। बेशक तालिबान ने भी माजी में किया, रद्द अमल के तौर पर भी बहुत कुछ किया, लेकिन पंशेरियों का इतनी बड़ी तादाद में तालिबान की हिमायत करना, इसे माइलस्टोन कह सकते हैं? देखें डॉक्टर साहब, मुझे जो शक पड़ा है ना वो एक है कि इंडियंस और अमेरिकन की पूरी कोशिश ये है कि ये इसको अफगानिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम कर, नॉर्थ अफगानिस्तान और साउथ अफगानिस्तान। नॉर्थ में दे वांटेड कि ये रशीद दोस्तम, पंशेरी, जितना नॉर्दर्न अलायंस है ये रहे, और इसमें काबुल भी शामिल है, और इसको ये अमेरिकन अपनी मर्जी से इसको चलाते हैं, कुंदूज, मज़ार शरीफ वगैरह जी। और साउथ में तालिबान को ये दे दें, साउथ में तालिबान आ जाए। लेकिन आई थिंक अफगानिस्तान के मामले में चाहे वो नॉर्दर्न अलायंस हो या पंशेरी जो या पश्तून, देयर ऑल टुगेदर के अफगानिस्तान को हमें डिवाइड नहीं होने दें। इसीलिए मेरे ख्याल में नॉर्थ में ऑपरेशन ज़्यादा हुआ है और नॉर्थ में उन्होंने सरेंडर करते जा रहे हैं, ताकि ये जवाब ही ना आइंदा के लिए रहे कि जी वहाँ पर नॉर्दर्न अलायंस के पास है और इसको कोई अलहदा कर दिया जाए, तो वहाँ भी तालिबान पहुँच गए हैं। वरना कभी ऐसे नहीं होता था। जब तक रशीद दोस्तों और ये सारे ग्रुप जो हैं इनको बहुत वेपन, एमुनिशन, अमेरिकन सब कुछ इनको दे गए हैं, और उसके बाद ये इंडियन जो जहाज आए हैं उसमें वेपन एमुनिशन आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज है कि ऑपरेशन ही नॉर्थ से स्टार्ट हुआ। और वो बात बिल्कुल ठीक है नसीम साहब की कि जब पाकिस्तान के सदर्न साइड पे स्टार्ट ऑपरेशन नहीं नॉर्थ में हो रहा है, तो 10-15 दिन 20 दिन तो बाद सिर्फ जाने में लग जाते हैं, तो पाकिस्तान कहाँ तुम लोग को सपोर्ट कर सकते हैं। एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है जो समझ होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा जाल इसलिए बिछाया जा रहा है कि पाकिस्तान को टारगेट बनाया जा रहा है। वो ये चाह रहे हैं कि अपनी नाकामियां हमेशा, चाहे वियतनाम हो, चाहे इराक हो, लीबिया हो, जहाँ भी जो होते हैं ये दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं और अपने एक्सक्यूज बना के भाग जाते हैं। जिस तरीके दुम दबा के भागे हैं, अब इनको अमेरिकन पब्लिक भी समझती है, वहाँ पर इनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन ये अपनी वही शो कर रहे हैं कि हमने तो अपनी ये मर्जी से गए और हमने फतह हासिल कर लिए, जबकि 20 साल में आपने वहाँ पर क्या अचीव किया है सवाए लड़ाई झगड़ा और कराने के, खून खराबा कराने के, पाकिस्तान, ईरान, चाइना, साउथ सेंट्रल एशिया की मॉनिटरिंग करने के अलावा व्हाट दे हैव डन इट। तो ये अभी सोचने की बात है कि ये क्यों निकल के गए हैं। अगर जब ये थे उस वक्त जो स्ट्रॉन्ग थे, इन्होंने उस वक्त नेगोशिएशन क्यों नहीं की और वहाँ पर प्राइवेट सिविल गवर्नमेंट क्यों नहीं बनाई। अब मैं जबकि तालिबान बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, अब वो अपनी मर्जी के वो कंडीशन लगाएंगे जो लगा रहे हैं। हमेशा आप जब मुज़ाकरात करते हैं तो आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन से करते हैं। व्हेन यू आर स्ट्रॉन्ग ऑन ग्राउंड पोलिटिकली एंड ग्राउंड के ज्योग्राफिकली, देन यू टॉक टू समवन और अपनी मर्जी के फैसले करते हैं जो कि आप वो करना चाह रहे हैं। जब ये 2-2.5 लाख ट्रुप से वहाँ तो आपने कुछ किया नहीं है। अब पाकिस्तान को कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मनाए, उनको फोर्स करे, जब अब वो ना आपके कंट्रोल में है, उनको इक़्तिदार मिलता जा रहा है, वो दिन ब दिन पेशकदमी कर रहे हैं। बड़ा स्टिल फील कि अल्टीमेटली सेंस प्रिवेल करेगी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा, क्योंकि हमारे पास आज सिफारती तजर्बा भी है, सफारती तजर्बात के हामिल लोग भी हैं, सहाफ़ती तजर्बात के हामिल भी, फिर आपकी जैसी शख्सियत दिफाई तजर्बात से और ख़ास तौर पे हालात से बड़े वाकिफ़ हैं, तो आप लोगों की तजावीज़ बड़ी आम है। सैयद इब्रार हुसैन साहब, ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख के, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को देख के, मौजूदा सिनेरियो को देख के क्या तजवीज़ है आपकी कि पुरअमन अफ़गानिस्तान के लिए अफ़गान फोर्सेस को, अफ़गान हुकूमत को और तालिबान को किस तरह बैठना चाहिए ताकि इस मसले का और इस देरीना मसले का हल निकाला जा सके। दोहा में तो ऑलरेडी इस पे एक बड़े पैमाने पर जो है वो एक नेगोशिएशन के अमल के लिए और इंटर अफ़गान डायलॉग की बातें हो रही हैं। आपकी क्या तजवीज़ है साहब? देखिए, तालिबान को
ये समझने की ज़रूरत है, और वो पहले ही ख़ुद भी ये इंडिया कई दफ़ा दे चुके हैं कि वो बज़ोर बाजू काबुल पर कब्ज़ा नहीं करेंगे। ठीक है। क्योंकि अगर वो बाय फोर्स टेक ओवर करते हैं तो उनकी ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी बहुत कम हो होगी। जाएगी, बिल्कुल। पाकिस्तान, अमेरिका, कई मुल्क ये कह चुके हैं कि अगर बाय फोर्स टेक ओवर हुआ तो वो नहीं माना जाएगा। इसी तरह अफ़गान हुकूमत को ये समझने की ज़रूरत है कि जितना डिले होगा उसमें तालिबान ज़ोर पकड़ते जाएंगे, और वो वक्त आ जाएगा कि उन्हें बिल आखिर तालिबान की शराइत पर सुलह करना पड़ेगी। चुनाचे उनके लिए भी अच्छा है कि जितनी जल्दी वो इन मज़ाकरात को कोई हतमी शक्ल देने में कामयाब हो जाएं तो उसमें दोनों पार्टीज का और फायदा है। पाकिस्तान पर प्रोपेगेंडा करके अफगानिस्तान जिसे कामयाबी समझ रहा है या वो कामयाबी के हुसूल के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, क्या उनके लिए ये बेनिफिशरी होगा? क्या इससे उनको कोई फायदा हासिल होगा? नहीं, मेरा ख्याल है इससे तो उन्हें नुकसान ही हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जिस खुलूस से, जिस तनदही से काफ़ी अरसे से लगा हुआ है, तालिबान और अमेरिकन का मुआहदा करवाया, फिर उसके बाद इंट्रा अफगान डायलॉग के लिए कोशिशें की, फिर जो रूल्स और प्रोसीजर्स पे मुआहदा करना था, इन सब में पाकिस्तान ने सहूलतकार का किरदार अदा किया है। लेकिन पाकिस्तान बैशिंग कर कर के, बार बार मलबा पाकिस्तान पे डाल के आप पाकिस्तान की हौसला शिकनी कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, हौसला जो अफजाई के कि बजाय। खित्ते के लिए ठीक नहीं है। नसीम सिद्दीकी साहब, सहाफती हल्के अफगानिस्तान में इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम, उन्हें क्या पैगाम देंगे? सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को क्या देंगे? इंटेलेक्चुअल्स को क्या देंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ जो मुहिम जोई और कैंपेन जो भारत की कहने पर, भारत की ईमा पर की जा रही है, उसे खत्म करना वक्त की अहम जरूरत है और अपना रोल प्ले करना है। कैसे रोल प्ले करना? बिल्कुल, देखिए फेक न्यूज़ के ऊपर जो है वो बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि अफगानिस्तान में जितना आपने जिक्र किया, साफ़ी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, सबसे पहले अफगानिस्तान में अमन होना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन होगा तो उनके लोगों को वहाँ रोज़गार मिलेगा, एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकेंगे। 40 साल से वो लोग जंग की हालत में, आप देखें कि पाकिस्तान में 30 लाख के करीब पहले से अफगान मुहाजिरीन मौजूद है। अगर वो झूठी इंडिया की बातों पे यकीन करेंगे तो उनके अपने मुल्क में अनरेस्ट होगा, वहाँ पे खाना जंगी हो सकती है। और ये फेक न्यूज़ के तरह के बजाय चाहते यही है कि इलाके में अनरेस्ट रहे, अफगानिस्तान में अमन नहीं आ सके। पाकिस्तान तो सबसे ज़्यादा चाहता है कि अफगानिस्तान में अमन आए, क्योंकि अगर अफगानिस्तान हमारा ब्रदर मुल्क है, वहाँ पे अमन आएगा तो पाकिस्तान में अमन आएगा। अफगानिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, खित्ता तरक्की करेगा। और जंग किसी मसले का हल नहीं है। ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ आया हूं, कंक्लूड कीजिएगा सर। सोवियत यूनियन के बाद हमने देखा कि 5 से 7% जो अफगानी थे वो पैरालाइज, किसी न किसी सूरत में माजूर हो गए, किसी का हाथ, किसी का पैर। उसके बाद ये 20 साल जंग के बाद आदादोशुमार खुल के सामने नहीं आए। शायद अब ये 15% तक माहिरीन कहते हैं कि तादाद पहुंच चुकी है। इस तबाही के आसार जो है वो लोगों पर नुमाया है, नजर आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। जंग किसी मसले का हल नहीं है। पुरअमन माहौल के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? लेकिन सबसे बड़ी जो अफगानिस्तान की सिविल सोसाइटी है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, दे शुड नॉट कम फॉरवर्ड एंड फोर्स द अफगान प्रेसिडेंट टू स्टेप डाउन, और फिर उनको बताएं कि खून खराबा बंद करें। ये 2 दहाइयाँ नहीं है बल्कि 4 दहाइयाँ, 40 साल से 2 नस्लें अफगान लोगों की जो है वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, शहादतें हो रही हैं, अपाहज हो गए हैं। अपने मुल्क के अवाम के लिए उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करें, अभी पीसफुल को करें, और अशरफ गनी को मजबूर करें कि वो स्टेप डाउन हो, और फिर अफगान तालिबान से मुज़ाकरात करके एक ब्रॉड बेस्ड एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट बना लें, इख्तियार उनको मुंतकिल करें, और उसके बाद जैसे भी इलेक्शन होने हैं वो इलेक्शन कराया जाए। अफगान तालिबान को भी यही मैसेज है तमाम सिविल सोसाइटी कि आप इसके आगे मत बढ़ें। अफगानिस्तान ठीक है, काबुल को सर्कल कर लें, खुद ब खुद जब इनके पास पानी राशन का खत्म होगा तो ये सरेंडर करेंगे। और अफगान ट्रूप्स को भी ये कहें कि आप लड़ाई मत करें। अफगान ये अपनी एनर्जी जो है दूसरे मुल्कों के लिए लड़ने के लिए अपनी बचा के रखें, और अफगान तालिबान ताबून करें, और इसके बाद आइंदा के लिए लड़ाई झगड़े के बजाय पीस करें। पीस होगा, ठीक है, तो अमन होगा पाकिस्तान के लिए भी और अफगानिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सैयद इब्रार हुसैन साहब और नसीम सिद्दीकी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों की कीमती तजावीज़ का, आप लोगों के ओपिनियंस का। एक बात यहाँ पे कहना बहुत ज़रूरी है कि माजी में और ख़ास तौर पे 9/11 के बाद ये समझा जा रहा था कि मरकज़ है हेलमंद और पक्तिया और कुनड़,
जहां पे तालिबान का मुकम्मल होल्ड है। इस बात का एतराफ़ अशरफ गनी ने किया, एक बार नहीं किया, बारहा किया, जब हम कहा करते थे कि अफगानिस्तान से मदाखलत हो रही है और टीटीपी के धड़े जो हमारे मतलूब हैं वो पाकिस्तान पर हमलावर हो रहे हैं, तो जवाब दे दिया जाता था कि जी इन एरियाज़ में हमारी रिट नहीं है। लेकिन आज काबुल पे, कुंदूज पे और मज़ार शरीफ तक पहुंचना और नॉर्दर्न साइड पे इतना जो तालिबान का कंट्रोल है, ये बहुत सारे सवालात को जन्म देते हैं। और फवाद चौधरी साहब की ट्वीट जो है उसको तकवीत बख्शता है कि 20,000 अरब डॉलर ज़मीन खा गई, कहाँ गए ये पैसे और ये किसने खाए? सवालात तो यही हैं कि इस करप्शन के जो अनासिर है और ये करप्ट प्रैक्टिसेस हुई हैं, इसका एहतसाब भी होगा और अगवानी जो हैं वो ज़रूर कड़ा एहतसाब करेंगे और वो बैलेट बॉक्स पे जाकर इसका एहतसाब करेंगे। और इस वक्त पाकिस्तान के किरदार पूरी दुनिया में रोज़े रोशन की तरह आया है कि पाकिस्तान पुरअमन हमसायगी पर यकीन रखता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।